नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में। और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज शुक्रवार है। शुक्रवार के दिन होता है हमारा Q&A सेशन, जिसमें डॉक्टर साहब बताते हैं आपके सवालों के जवाब, जिसमें आप अपने सवाल हमें भेजते हैं और आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश हमारी रहती है आज के यानी कि Q&A सेशन में। तो चलिए, समय ज़्यादा ना गवाते हुए स्वागत करते हैं हमारे डॉक्टर साहब का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट एमबीबीएस डॉक्टर एस रंजन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। धन्यवाद जी, नमस्ते। सर, आज फ्राइडे है। फ्राइडे का हमारे सभी व्यूअर्स को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। लगातार हमारे पास उनके सवाल आ रहे होते हैं और आपसे उनके सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे व्यूअर्स लगातार मैसेज करते रहते हैं और बार बार आपसे जानना चाहते हैं। तो मैं अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करती हूँ और आज के सवालों की श्रृंखला शुरू करती हूँ। तो आज का पहला सवाल हमें भेजा है पुष्पलता जी ने। इनकी उम्र 46 वर्ष है। इनका कहना है कि इनके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं और आंखों की रोशनी भी कम हो रही है। 2 साल से लगातार 1 घंटे ये मेडिटेट करती हैं। तो आपसे इस पर व्याख्यान चाहती हैं। बाल झड़ रहे हैं और आंखों की रोशनी कमी है और ये थोड़ी सी उम्र दराज महिला है जी, है ना। तो यहाँ पर हम बात को समझें कि उम्र के अधिक बढ़ने से हमारी बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स पर एजिंग का इफ़ेक्ट होता है। और ऑर्गन जब कमज़ोर हो, हमारी किडनी कमज़ोर हो तो बालों की समस्या आती है, हमारा लीवर कमज़ोर हो तो आँखों की समस्या आती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है पुष्पलता जी कि आपकी किडनी और लीवर, ये 2 ऑर्गन मजबूत कैसे बने, है ना। एक बात एजिंग के मामले में हमें ये भी जाननी समझनी है ना कि हमारी सोसाइटी में ना ये एजिंग प्रकृति के तरफ से एजिंग नहीं होती। हमारे उसके पीछे विश्वास के कारण कि मेरी इतनी उम्र हो गई है तो अब ये समस्या आएगी, उस सोचने के कारण से होता है। आध्यात्मिक रूप से देखें तो हम तो शाश्वत हैं और प्रकृति हमारी बॉडी हर दिन हमारे शरीर को नया करती है। हम एजिंग के कंसेप्ट को उतना ना जाने। मैं हमेशा यंग रहती हूँ। अपना जो आपका लाइफ का जो बेस्ट फेज है, बेस्ट फॉर्म है, उसको याद करते रहें। एक बच्चे की तरह खुश रहें। लाइफ को गाना गुनगुनाना, घूमने जाना, रंगीन चीज़ों में, कलरफुल चीज़ों में इंटरेस्ट, ये सभी चीज़ें ना एजिंग फैक्टर को स्लो करता है। जब हम खुश रहते हैं, बच्चों की तरह एंजॉय करते हैं, एजिंग का प्रभाव जब हमारे शरीर पर नहीं पड़ रहा हो तो हमारी आँखों की शक्ति जो जा रही है वो नहीं जाएगी, हमारे जो बाल झड़ रहे हैं उनमें कमी आएगी। ये तो एक इन जनरल सोचने और जीने का तरीके की बात मैंने करी। मैं स्पेसिफिक एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आता हूँ। हमारे पैर में काफ मसल्स, पैर में पीछे की तरफ जो हमारी पिंडलियाँ होती हैं, काफ मसल्स, उसके सेंटर में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है UB57। इस UB57 का हम मसाज करेंगे तो हमारी बालों को इससे मजबूती मिलती है। स्क्रीन पर आपको फ़ोटो दिखाया जा रहा है, आप इसका फ़ोटो खींच के रखें। दोनों पैरों में आपको UB57 एक्यूप्रेशर पॉइंट का दिन में 5 बार 2-2 मिनट के लिए आपको मसाज करना है। जब आप ध्यान से बाहर आती हैं, जब आपने आंखें खोल ली हैं, पूरी तरह से बाहर आ चुकी हैं, तो उसके बाद भी आप एक बार एक्यूप्रेशर कर लें, क्योंकि ध्यान में हमारी ऊर्जा जब बढ़ी हुई है, बढ़ी हुई ऊर्जाओं के साथ जब आप एक्यूप्रेशर करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा। बालों को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने किडनी का ध्यान रखना है। राजमा को अंग्रेजी में कहते हैं किडनी बीन। किडनी बीन नाम के से ही स्पष्ट हो जाता है ये किडनी के लिए अच्छा है। उसका जो शेप होता है वो किडनी से मैच करता है। तो राजमा का सेवन करना चाहिए। मक्के का मेज, मकई भी किडनी के लिए अच्छी होती है, हमें उसका सेवन करना चाहिए। हमें अपने किडनी के ओवरऑल हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। अपने ध्यान के बाद आप ऐसा भाव कर सकते हैं कि मेरी किडनी स्वस्थ है, मेरा लीवर स्वस्थ है, ऐसा आप अफर्मेशन बोल सकते हैं या आंख बंद रखते हुए अपना भाव कर सकते हैं कि मेरे इंटरनल ऑर्गन, खासकर किडनी और लीवर, क्योंकि दृष्टि का लीवर से मतलब है और बालों का किडनी से कनेक्शन है, तो किडनी और लीवर उससे स्वस्थ रहेंगे।
आँखों को, विजन को अच्छा रखने के लिए आप सन गेजिंग सूर्य त्राटक का भी प्रयोग कर सकते हैं। सूर्य त्राटक एक बहुत शक्तिशाली पद्धति है। सुबह के सूर्योदय के 2 घंटे के भीतर के सूरज के पास जाएं और सूरज को आराम से कुछ सेकंड के लिए, कुछ देर के लिए देखें। आप कितना देर देख पाते हैं पहला दिन वो फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका अभ्यास स्वतः बड़ा होता जाएगा, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा। जब आपके भीतर सूरज की एनर्जी आएगी तो आपको अच्छा फील होगा। आप इसमें प्रार्थना भी जोड़ सकते हैं कि हे सूर्य देवता, अपनी किरणों से, अपनी ऊर्जा से मेरे आँखों को स्वस्थ बनाओ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें सूर्य त्राटक करने से, सूर्य ध्यान करने से लोगों ने अपना चश्मा उतार लिया। रिवर्सल भी पॉसिबल है। आँखों की विजन डिस्टर्ब हो गई हो तो ठीक होने लग सकता है, और अगर हमें अपने आप को मेंटेन करना है तब तो उसमें और भी बहुत आसानी की बात है। सूर्य त्राटक से मैंने खुद का चश्मा उतारा हुआ है जब मैं फर्स्ट ईयर MBBS में था। मुझे चश्मा लग गया था और मुझे चश्मा पसंद नहीं था। इंसिडेंटली मुझे सूर्य त्राटक, सूर्य सन योगी स्वामी उमाशंकर का पता चला। उनसे मैं हैदराबाद में एक प्रोग्राम था, आध्यात्मिक प्रोग्राम CMSE 2005, मैंने वो अटेंड किया, सूर्य त्राटक सीखा। वापस आकर मैंने कुछ महीने सूर्य त्राटक किया और स्वतः ठीक हो गया। आँखों के स्वास्थ्य के लिए सूर्य त्राटक बहुत फ़ायदेमंद है। इसका प्रयोग करें और जो एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया गया उसका प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा करते हैं पुष्पलता जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगी। इसी के साथ सर बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भेजा है ममता गुप्ता जी ने। इनका कहना है कि इनके यूट्रस में स्मॉल फाइब्रॉइड्स मिले हैं और लेफ्ट ओवरी में भी स्मॉल फाइब्रॉइड्स हैं, तो इस पर ये जानना चाहेंगे कि इनको किस तरह से क्योर किया जाए। तो ये फाइब्रॉइड का एनर्जी के बेसिस पर कारण है कि एक्सेस इन ची, इन और यांग 2 ची है, 2 तरह की ऊर्जा है। तो इन ची ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, यांग ची कम हो गई है, तो फाइब्रॉइड बन रहे हैं। यांग ची को बढ़ाने के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए, हमें वॉकिंग करना चाहिए, हमें सनलाइट में जाना चाहिए। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, जो भी प्राणायाम आपको पसंद आता है, भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, प्राणायाम करें, थोड़ा वॉकिंग करें। अगर वज़न आपका ज़्यादा है तो वज़न को कम करें। वज़न ज़रूरत से अधिक होना कई सारे रोगों को बुलाता है और फाइब्रॉइड भी उसमें से एक है। अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न को नॉर्मल करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर वो ठीक होगा या प्रॉपर ठीक होगा। कितनी बार ठीक हो भी जाता है तो कुछ समय के बाद लौट आता है। पूरी तरह से ठीक करने के लिए हमें अपने वज़न को नॉर्मल करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर एक्यूप्रेशर पॉइंट की हम बात करें तो अपने बाएं पैर में हमें SP6 और K7 ये 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मसाज करना है। SP6 जो है वो हमारे एंकल से 4 अंगुल ऊपर होता है। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दबाने से आपको दर्द ज़रूर मिलेगा। SP6 एक बहुत यूजफुल पॉइंट है, सभी के लिए बहुत यूजफुल है और महिलाओं के लिए तो ज़रूर यूजफुल है। हमारी गायनी हेल्थ को ये अच्छा रखता है। तो ये SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो एंकल से 4 अंगुल ऊपर है, इसको आप मसाज करें। रेगुलर मसाज करना है, दिन में 3 से 5 बार। आपको दर्द मिलता है, कोई बात नहीं, खुद से मसाज कीजिए अथवा टॉलरेट करें उस पेन को। जब हम मसाज करते हैं वो वहाँ की ऊर्जा जब बढ़ती है तो धीरे धीरे आपको उसमें पेन कम होता जाएगा। पेन कम होता जाए समझना है कि आपकी बीमारी जो है वो ठीक हो रही है। SP6 पर मसाज करने के साथ साथ आप यहाँ पे लाल रंग या पीला रंग लगा सकते हैं। लाल रंग लगाएंगे उससे ब्लड फ्लो बढ़ेगा, पीला रंग स्प्लीन का अपना कलर है। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ यहीं पर होता है SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आपको लाल रंग लगाना है। यहाँ पे कोई मसाज मत करें क्योंकि इसे सिडेट करना है। सिडेट करने के लिए यहाँ पे लाल रंग लगा के छोड़ दें SP4 पर, तो वो लाल रंग अपने आप इसको सिडेट कर लेगा। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इन SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करते हुए आप खुद को प्यार करने की अफर्मेशन भी करें, क्योंकि यूट्रस की ओवरी की किसी भी समस्या का एक कारण होता है खुद से प्यार कम होना। और खुद से प्यार करने के अलावा अपने जेंडर के प्रति अपने आप को इन्फीरियर समझना। देखिए,
समाज में मानव में समाज में पुरुष का और स्त्री का दोनों का महत्व है और दोनों का इक्वल महत्व है। अगर सोसाइटी अनहेल्दी होती है तो किसी मामले में वो पुरुष को सुपीरियर मानती है और किसी मामले में स्त्री को सुपीरियर मानती है। ज़्यादा पुरुष को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थोड़ा ज़्यादा होता है और हमारे समाज में भी है। कितनी महिलाओं ने भी उसको इतना एक्सेप्ट कर लिया है कि उसको नॉर्मल समझती हैं। एक हेल्दी समाज में पुरुष और स्त्री में इक्वालिटी होगी, जेंडर इक्वालिटी। खैर वो आइडियल समाज आने में शायद अभी काफ़ी समय लगेगा, लेकिन हम अपने व्यक्तिगत जीवन में तो बदलाव लाएं। अपने आप को किसी भी मामले में इन्फीरियर मत समझें। स्त्री होने पर अगर स्वास्थ्य अलग होता है तो वो एक कोई परेशानी नहीं है, उसकी वजह से आपको कुछ विशेष चीज़ें भी तो मिलती हैं। माँ बनने का अधिकार भी तो मिलता है, उसका भी तो अपना एक अलग लाइफ में अनुभव है, आनंद है। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए अफर्मेशन करना है, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करती हूँ, मैं खुश रहती हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम जॉयफुल। अफर्मेशन को हिंदी में अगर कोई रीजनल लैंग्वेज आप जानते हैं तो रीजनल लैंग्वेज में आप प्रयोग कर सकते हैं। अधिक लैंग्वेज में जितना प्रयोग करेंगे वो आपके माइंड में उतना गहरे जाएगा। अफर्मेशंस को आप किसी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। एक अफर्मेशन का नोटबुक बनाएं और अफर्मेशंस को एक पेज अफर्मेशन से भरें, रोज़ एक पेज भरें। जब तक आपकी पूरी कॉपी भरेगी अफर्मेशन से, आपका फाइब्रॉइड ठीक हो जाएगा। ऐसा बहुत लोगों ने किया है, आप भी करके देखें। वाह सर, इतनी कमाल की बात आपने बताई कि अफर्मेशंस को सिर्फ नोट डाउन करना है और जब तक हमारी जो भी बुक है वो भरेगी, इनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो आशा करती हूँ ममता जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इस प्रैक्टिस को आप अपने जीवन में अपनाएं। आशा है आप बहुत जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। सर, इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हमारे एक बहुत कंटिन्यूस व्यूअर हैं, उनकी समस्या ये है कि उनके फादर को कुछ टाइम पहले से प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उनको फीवर आ रहा था और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी। तो जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उनके लिवर में और किडनी पर सिस्ट देखने को मिली, सिस्ट डायग्नोज हुआ। तो जब उन्होंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, उन्होंने बोला कि डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं टेंशन वाली बात हो जाती है। और इसके साथ भी वो उनका कहना ये है कि जब डॉक्टर ने उन्हें दवाई प्रिस्क्राइब की तो कोई नींद की दवाइयाँ भी थी उसमें, तो उससे भी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा। अगले दिन भी डिजीनेस की प्रॉब्लम है। तो वो क्या करें, किस तरह से इस समस्या से बाहर आ सकते हैं? फीवर हुआ है जी, किडनी में, लीवर में सिस्ट है जी, और नींद प्रभावित जी, है ना। 3 बात है, समस्या है। जो समस्या अधिक परेशान कर रही है उस पर ज़्यादा हमें काम करना चाहिए, या जो जितनी पुरानी है उस पर ज़्यादा काम करना चाहिए। अब यहाँ पर जो फीवर है, फीवर दोबारा नहीं आए, ये इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ना। फीवर दोबारा नहीं आए इसके लिए हमारी बॉडी में इन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, खासकर लंग में, हमारे फेफड़ों में। हमारे हाथ में पॉइंट होता है लंग मेरिडियन में LU6, अंगूठे की लाइन में मिड पॉइंट पर, कलाई और एल्बो, इनके मिड पॉइंट पे LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। दोनों हाथ में इस LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। फोटो आपको दिखाया जा रहा है, फोटो खींच के रख ले और इस LU6 पर रोज़ काम करें। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पर दर्द नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आपको रोज़ 5 बार 2-2 मिनट के लिए आपको मसाज करना है। रेगुलर LU6 पर मसाज करेंगे तो फीवर आने की संभावना कम हो जाएगी, फीवर नहीं आएगा। फीवर को पहले नहीं आने दें हम, वो उस पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद महत्वपूर्ण है नींद। नींद बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी को नींद नहीं आती है ना, तो नींद को पहले ठीक करना जरूरी है, क्योंकि नींद ठीक आएगी तो शरीर की बाकी बीमारी अपने आप ठीक होती है। नींद लाने के लिए हमें योग निद्रा का अभ्यास करना है, दोपहर के समय या शाम के समय, सुबह के समय या रात के समय नहीं। देखिए, सुबह के समय इसलिए नहीं क्योंकि सुबह आप जागे हैं तो आप ऑलरेडी फ्रेश होते हैं। हाँ, कभी नींद पूरी नहीं हुई तो अलग बात है, लेकिन मोस्टली तो नींद के बाद आए हैं तो आप तो आराम में हैं।
दोपहर में और शाम में करना चाहिए, और रात में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आराम अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत अच्छे से हो जाए, तो नींद उड़ जाती है, फिर नींद ही नहीं आती, फिर तो हम चाहते हैं रात में सो न जाएं। तो रात में सोने से पहले ध्यान में बैठना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें 5 राउंड, उसका ध्यान करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी नींद लाने के लिए, ईड़ा पिंगला नाड़ी को संतुलित करने के लिए बहुत फायदेमंद है। योग निद्रा करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, और हाथ में HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, नींद लाने के लिए ये अच्छा पॉइंट है। तो नींद के समय ये नहीं करना है, क्योंकि ये ओवरऑल हमारे हार्ट मेरिडियन को, हेल्थ को अच्छा करेगा। बाएं हाथ में ज़्यादा करना है, 2 मिनट के लिए दबाएंगे, और यहाँ पर 2 मिनट के दबाने के बाद यहाँ पर लाल रंग लगा के छोड़ देंगे। लाल रंग लगाने से हार्ट मेरिडियन मजबूत होगा, हार्ट मजबूत होगा, हार्ट मजबूत होगा तो नींद अच्छी आएगी, इंसान खुश रहेगा। खुश रहना ज़रूरी है, खुश रहेंगे तभी टाइम पे सो पाएंगे। तो इनको करते हुए नींद लाने पर फोकस करना है। इसके बाद हम आते हैं लीवर और किडनी में सिस्ट। ये सिस्ट जो है वो इन एनर्जी का एक्यूमुलेशन है, हमें यांग को बढ़ाना है। यांग बढ़ाने के लिए हम LV3 पर काम करेंगे, लीवर के लिए और किडनी के लिए K1 और K7 पे काम करेंगे। चूँकि पुरुष का मामला है तो दाहिने पैर में अगर दर्द मिलता है बाएं तरफ, तो तब तो कर लेना है K1 पर। K7 पर दर्द जनरली नहीं मिलता, K7 भी चेक कर लेंगे। दाहिने पैर में K1 और K7 पर मसाज करना है, LV3 पर मसाज करना है, K1 पे मसाज करना है, K7 पे मसाज करना है। दाहिने पैर में, बाएं पैर में दर्द मिलता है तो बाएं पैर में भी कर सकते हैं। दाहिने पैर में दर्द नहीं मिले तो भी करना है, ऐसे दर्द मिल ही जाएगा। K1 पे करेंगे ना तो दर्द मिल सकता है। K1 पर मसाज करने के अलावा हम यहाँ पर सीड थेरेपी कर सकते हैं। हम मटर का दाना चिपका सकते हैं। सीड थेरेपी में जो सीड है उसके अंदर भी एक लाइफ फोर्स होता है, तभी तो वो अंकुरित हो जाता है। तो वो लाइफ फोर्स जो है ना, वो एनर्जी पॉइंट्स को, एक्यूप्रेशर पॉइंट को हल्का हल्का स्टिमुलेट करता रहता है। 10 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, 16 घंटे के लिए सीड लगाया जा सकता है। आप सीड थेरेपी नहीं करना चाहें तो सिर्फ मसाज कर सकते हैं। मेडिटेशन से बाहर आकर मसाज करेंगे ज़्यादा अच्छा है। और थोड़ा वॉकिंग करना चाहिए, थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। सीनियर सिटीजन को तो ऐसे भी होना चाहिए। 50+ पर्सन को ना लाइफ में एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यंगस्टर लाइफ में एक्टिव जनरली नॉर्मली हम होते ही हैं, ऐसे सभी नहीं होते, ज़्यादातर होते हैं। 50 के बाद वॉकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 60 के बाद और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी ना स्लो डाउन होने लग गई है, एजिंग का इफेक्ट हो रहा है, अब बॉडी सिकुड़ रही है। अगर आप वॉकिंग करेंगे तो बॉडी शरीर खुला रहेगा, नहीं तो कहीं सिस्ट आएगा, कभी कोई ऑर्गन श्रिंक करेगा, कभी कभी लीवर का साइज, किडनी का साइज छोटा हो जाता है, वो सब दिक्कत नहीं होगी। वॉकिंग नहीं है तो योगा भी कर सकते हैं। कोई भी आसन करें, कोई भी प्राणायाम करें, कौन सा आसन है या प्राणायाम है वो बात की बात है, आपको बेसिकली एक्टिव होना है। तो सिस्ट में एक्टिव होने का बहुत महत्व है। सनलाइट भी लेना चाहिए, सूर्य प्रकाश में 15 मिनट से आधे घंटे के लिए बैठना चाहिए। डेली नहीं बैठ पाए, अल्टरनेट डे भी बैठेंगे, हफ्ते में 3 दिन बैठेंगे, 5 दिन बैठेंगे तो भी फ़ायदा मिलेगा। कितने लोग सोचते हैं ना कि अगर परफेक्ट वे में नहीं होता तो हम करें ही नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए। आप शुरुआत तो करें, शुरुआत जब कर रहे हैं, आपको जब अच्छा लगने लगेगा तो आप रेगुलर भी हो जाएंगे। अगर नहीं कर पाते हैं रोज़ तो ऐसा नहीं है कि करना ही नहीं है, करें, जितना हो पाता उतना करें। थोड़ा अपने भोजन में बदलाव लाएं। लीवर के लिए हरी सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट है। हरी सब्जियां तो ऐसे भी सबके लिए अच्छी होती हैं, लीवर के मरीज के लिए हरी सब्जियों का अधिक विशेष महत्व है। हरी सब्जियों का सेवन अधिक करें। और किडनी के लिए हमने अभी राजमा देखा था, किडनी बीन और मेज मकई, तो हम उसका अलग अलग आइटम ले सकते हैं। कॉर्न सूप ले सकते हैं, जिस भी आइटम में आपको लेना पसंद है। बेबी कॉर्न की सब्ज़ी ले सकते हैं। तो इस तरह से अपने भोजन में बदलाव लाएं, एक्यूप्रेशर करें, सनलाइट का सेवन करें, हीलिंग गारंटेड है। सर, इनको वीकनेस की भी प्रॉब्लम है, तो वीकनेस से भी इनको दिक्कत होती है, तो वीकनेस के लिए क्या? ये जो अभी K1 पॉइंट बताया है ना, K1 पॉइंट द्वारा इनसे वीकनेस दूर होती है। LV3 से भी दूर होती है जी। किडनी और लीवर, इन दोनों में वीकनेस लाने के लिए ज़्यादा किडनी जिम्मेदार है। वैसे लीवर से भी वीकनेस आ जाती है। तो K1 करना जब शुरू करेंगे, किडनी की नाड़ी जब एक्टिव होगी, किडनी जब मजबूत होगी, वीकनेस छूमंतर हो जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए। आप इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भेजा है साक्षी पटेल जी ने। इनका कहना है कि इनको स्किन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत कुछ ट्राई किया लेकिन इनको कोई असर उससे नहीं मिला, तो क्या कर सकती हैं स्किन प्रॉब्लम्स के लिए? देखिए, जब आपने किसी तरीके को ट्राई किया और असर नहीं मिला तो तरीका तो बदलना चलेगा। जी। ज़्यादातर लोगों का ट्राई करने के लिए क्या होता है, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कोई दवाइयाँ खाते हैं, कोई क्रीम लगाते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए ट्राई का मतलब तो यही होता है। हमें ये समझना है कि ये रोग शुरू कहाँ हुआ है। स्किन की समस्या है। स्किन की समस्याओं में एक बहुत बड़ा कारण है टॉक्सिन। बहुत लोगों ने नहीं बताया होगा, नहीं बात पता चली होगी, लेकिन ये जानना है कि आपके शरीर में रोग है, रोग का कुछ तो कारण होगा। शरीर के तल पर टॉक्सिन एक बड़ा कारण है। आपको डिटॉक्स करना है। आपको अपना डिटेल लिखना चाहिए था, स्किन में क्या प्रॉब्लम है, खुजली है कि कोई घाव है कि कोई इन्फेक्शन है, और शरीर के किस पार्ट में है। नहीं आपने भेजा है तो इन जनरल आपको बताया जाता है डिटॉक्स पर काम करें, फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। हमने डिटॉक्स पे पूरा एपिसोड बनाया हुआ है, आप उसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब से देख सकते हैं। जनरल बातें हैं डिटॉक्स करने के लिए, फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग। प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल बंद कर दें। जो भी चीज़ प्लास्टिक में बंद होती है, बिस्किट है, ब्रेड है, उसका सेवन बिल्कुल ना करें। सीरियल की क्वांटिटी को कम करें और मिलेट्स पर आएँ। नेचुरोपैथी में डिटॉक्स करने के लिए इनीमा का प्रयोग होता है, आप इनीमा का प्रयोग भी कर सकते हैं। डिटॉक्स के लिए जितना आप पढ़ेंगे, समझेंगे, जितना अधिक तरीकों को अपनाना चाहेंगे उतना अपनाइए। डिटॉक्स जब प्रॉपर हुआ है तब स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। स्किन की सभी समस्याओं में डिटॉक्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिटॉक्स करने से आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। मैं एक एक्यूप्रेशर पॉइंट भी आपको बता देता हूँ। LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। LU6 और LU7 ये दो एक्यूप्रेशर पॉइंट आप समझ लें, खासकर दाहिने हाथ में। LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट में आप दाहिनी तरफ का करें, LU6 दोनों तरफ कर सकते हैं। LU7 और LU6 इन दोनों का मसाज आप करेंगे तो आपका स्किन का ग्लो बढ़ेगा, आपका स्किन हेल्दी होने लग जाएगी, बिना किसी क्रीम के भी स्किन में शाइनिंग रहेगी। हाँ, अभी शुरुआत में बीमारी है, तकलीफ़ है तो डिटॉक्स करने से थोड़ी दूर होगी। नॉर्मल लोग भी LU6 और LU7 को मसाज करके अपना स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। स्किन की कंडीशन में ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। स्किन ना हमारी बॉडी में जब डेवलपमेंट की बात है उसमें सबसे लास्ट डेवलपमेंट है, वो सबसे लेट डेवलपमेंट है। तो स्किन के लेवल पे बीमारी पहुंच जाती है, इसका मतलब है कि बीमारी जो है ना बहुत गहरे लेवल पर, डीप लेवल पे है। तो स्किन के डिजीज़ को हील होने में थोड़ा समय लगता है। आप 3 महीने से 6 महीने का धैर्य रखते हुए ये करें, डिटॉक्स और LU5 LU6 LU7। और अफर्मेशन यहाँ पर खुश रहने का है, खुद से प्यार करने का है। लुई हे की किताबों को पढ़ें, सारे अफर्मेशन को सीखें, करें। सबसे ज़्यादा करें खुद से प्यार करना, आई लव माई सेल्फ, और सेफ्टी का भाव, आई एम सेफ, मैं सुरक्षित हूँ। दिव्य ऊर्जा से, भगवान की कृपा से मैं हमेशा सुरक्षित हूँ। जब आप इन तीनों तरीक़ों को अपनाएंगे, डिटॉक्स, एक्यूप्रेशर और अफर्मेशन, आपको हेल्प मिलना शुरू हो जाएगा। सर, अगर डाइट की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स अगर हम जब ले रहे होते हैं तभी भी स्किन इश्यूज़ होने लग जाते हैं जी। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, वहाँ पर जब होता है तो वो बहुत बार एलर्जी की वजह से होता है। कुछ लोगों को मिल्क प्रोडक्ट सूट नहीं करते, लोगों को पनीर से एलर्जी हो जाती है, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। हमें ये बात समझनी है कि एलर्जी दुनिया के किसी भी व्यक्ति को दुनिया की किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। एलर्जी के पीछे किस व्यक्ति को किस चीज़ से एलर्जी होती है ना, इसका कोई बहुत स्पेसिफिक कारण नहीं है। बस होती है तो समझ लेना है कि आपको ये सूट नहीं करता, तो आपको इसे अवॉइड करना है। तो अगर आपको फूड एलर्जी होती है, मिल्क से एलर्जी है, मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है, तो आप इसको बंद कर दें। और मिल्क तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ऐसे भी नहीं है। हम परंपरा के अनुसार हम लेते हैं, चाय है, कॉफ़ी है, पनीर है और मिठाइयाँ हैं, लेकिन उनको थोड़ा कम करते जाएं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए। और अगर स्किन का कंडीशन है तब तो ज़रूर मिल्क प्रोडक्ट को बंद कर देंगे, सबसे अच्छा है। अगर आपका मन नहीं मानता है, आप बंद नहीं कर पाते हैं, आपका विल पावर स्ट्रांग नहीं है, अपनी आदतों पर, अपने खाने, अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अगर कोई ऐसे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने फूड को अपने बॉडी का पार्ट बनाने से पहले उसे ब्लेस किया करें। देखिए, ब्लेस करने का ना, प्रार्थना करने का एक बहुत प्रभाव पड़ता है। वाटर पे डॉक्टर मसारू इमोटो ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो गया था प्रार्थना करने से, पार्टिकुलर इमोशन को भेजने से, थैंक यू बोलने से। तो जो भी भोजन को आप करें जिससे आपको एलर्जी है, और ये हर एक तरह की फूड एलर्जी में काम आएगा। किसी को व्हीट से एलर्जी होती है, किसी को किसी मसाले से एलर्जी होती है, किसी को मूंगफली से एलर्जी होती है, किसी को पीस से एलर्जी, मटर के दाने से एलर्जी हो जाती है। जिस चीज़ से भी आपको एलर्जी है, आप अपने भोजन को ब्लेस करके, धन्यवाद देकर, 2 मिनट के लिए उसके ऊपर हाथ रखकर डिवाइन एनर्जी को इन्वोक करके कि इस भोजन में दिव्य ऊर्जा आ जाए। वैसे तो सब कुछ दिव्यता से आया है, सब कुछ भगवान की ऊर्जा से आया है, लेकिन अगर हम थोड़ा भाव कर लेंगे तो वो प्रॉपर अच्छे से आ जाएगा। अगर आप भोजन को ब्लेस करके लेते हैं, आपको फूड एलर्जी, मिल्क एलर्जी नहीं हो सकती। थोड़ा भोजन के मामले में ये एहतियात बरतना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल का जवाब देने के लिए। हालांकि इन्फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट नहीं थी, फिर भी आपने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनको देने की, जिससे इनकी समस्या समाप्त हो पाए। तो आशा करते हैं साक्षी जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ जब भी हमारे कोई भी व्यूअर जो भी इस एपिसोड को, अभी जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जब भी आप अपना सवाल भेजें, उसमें अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन लिख कर भेजें कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर स्किन प्रॉब्लम है तो स्किन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, हमारी बॉडी इतनी बड़ी होती है और इसमें कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन प्रॉब्लम हाथ पर हो सकती है, चेहरे पर, पैर पर भी हो सकती है। तो जब भी आप कोई भी अपना सवाल भेजें तो उसमें अपनी समस्या डिटेल में लिखकर भेजें, जिससे कि डॉक्टर साहब को आपकी समस्याओं का समाधान देने में आसानी हो और आपकी समस्या भी समाप्त हो पाए। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की ओर। सर, अगला सवाल जो हमें भेजा है वो नीलम जी ने भेजा है। इनकी उम्र 44 वर्ष है और वेट इनका 52 kg है, दिल्ली की रहने वाली हैं। इनका कहना है कि इनको 6 महीने से ये ध्यान करती हैं और 3 साल से इनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, गर्दन में सर्वाइकल है और इनके हाथ पैरों में दर्द रहता है। चलने पर भी पैरों में दर्द होता है और काम करने पर हाथों में दर्द होता है। तो आपका गाइडेंस चाहती हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ऑटो इम्यूनिटी से डिजॉल्व जाता है। ऑटो इम्यून पे हमें काम करना है। ऑटो इम्यून को ठीक करने के लिए हमें हार्ट चक्रा पर काम करना है। हमारा पुराना पिछला एपिसोड अर्थराइटिस के ऊपर ही था, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ऊपर। तो वो एपिसोड आप देखिए, आपको उससे वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हार्ट कोहेरेंस की उस एपिसोड में मैंने बात करी है। हार्ट कोहेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में जब स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हो चुकी है। अपने ध्यान में आप सांसों पर ध्यान के साथ साथ अपने हृदय चक्र पर थोड़ा ध्यान करें। और हृदय चक्र की जो क्वालिटी है, हृदय चक्र की क्वालिटी क्या है? प्रेम है, फ्रेंडशिप है, हेल्प है। तो अपने जीवन में ना थोड़ा दोस्ती को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें। जो आपके दोस्त हैं उनके साथ आप ध्यान में बैठें, उनको आप ध्यान सिखाएं। स्पिरिचुअल लोगों के साथ, मेडिटेशन करने वाले लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाएं। थोड़ा लोगों को हेल्प करने की अपनी आदत बढ़ाएं। थोड़ा देखें जो भी आपसे अंडर प्रिविलेज्ड हैं किसी भी मामले में, सोशियो इकोनॉमिक मामले में या नॉलेज के मामले में, उनको थोड़ा हेल्प करें। हेल्प करने के लिए ना थोड़ा सा ज़्यादा हमें आगे बढ़ें। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपका हार्ट चक्र मजबूत होगा। जब हार्ट चक्र मजबूत होगा तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हील होना शुरू होगा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस भीतर से ठीक होना शुरू होगा। देखिए, स्ट्रक्चर की जब बात है, एनर्जी की जब बात है, तो हमें एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आना है, वो नेक्स्ट स्टेज है। लेकिन जो ज़्यादा गहरी बात है वो हार्ट चक्र है। हार्ट ब्रेन कोहेरेंस भी है। हार्ट कोहेरेंस के साथ अपने दिल और दिमाग को एक लाइन में रखिए। बहुत बार हमारा दिल कुछ और कह रहा होता है, दिमाग कुछ और कह रहा होता है। ऐसे टाइम में आपको अपने दिल की सुननी चाहिए।
जो हार्ट चक्रा है, जो दिल है, वो ज़्यादा सही होता है दिमाग से। वैसे हमारा जीवन ध्यान के माध्यम से इतना संतुलित हो, इतना व्यवस्थित हो कि दिल और दिमाग आपका एक जैसा चले, ऐसा हो सकता है। कोई दोनों में लड़ाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन संतुलित होने पर ऐसा होता है। जब संतुलन नहीं हो तो फिर कन्फ्यूजन रहता है। इनफैक्ट लाइफ में कोई भी कन्फ्यूजन है और किसी को भी है, उसको हार्ट ब्रेन कोहेरेंस का कंसेप्ट समझना है, अपने दिल की बातों को सुनना और फॉलो करना समझना है। लॉजिक पे कम जाएं, इंट्यूशन पे जाएं। हृदय चक्र, हार्ट जब इंट्यूशन को फॉलो करता है ना, इंट्यूशन का सोर्स डिवाइन विजडम होता है। ये परमात्मा की शक्ति से इंट्यूशन आता है। इंट्यूशन को फॉलो करेंगे तो आपका काम अधिक बनेगा, आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे। तो हार्ट ब्रेन कोहेरेंस पर, हार्ट चक्रा पर, उस पर थोड़ा काम करें। थोड़ा ध्यान को बढ़ाएं, ध्यान की क्वालिटी को बढ़ाएं। दिन में 2 बार ध्यान में बैठें। सोने से पहले 15 मिनट के ध्यान में ज़रूर बैठें। सोने से पहले आप ध्यान में बैठते हैं तो आपकी पूरी नींद ध्यानमय हो पाती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे आता हूँ। स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हो गई तो जो स्ट्रक्चर है, जो बोन है, वो हमारी किडनी पर निर्भर करता है। तो किडनी पे के एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर में जो है K1 और K2, हमें वहाँ पर लाल रंग लगाना है। K1 और K2 पैर में। ये सवाल महिला का है जी। हाँ, तो आपको अपने बाएं पैर में K1 का अधिक मसाज करना है। अगर दाहिने में दर्द मिले तो दाहिने पे करें, नहीं तो सिर्फ बाएं में करें। और K1 पर और K2 पर, इन दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर लाल रंग का प्रयोग करेंगे। तो K1 और K2 जब एक्टिव होता है तो बोन आपके नॉर्मल होंगे, हेल्दी होंगे। साथ में थोड़े आपको योगा का अभ्यास करना चाहिए। और योगा में खासकर पवन मुक्तासन, जो सूक्ष्म आसन है, सूक्ष्म व्यायाम है, जिससे अपान वायु बाहर जाती है, उसका थोड़ा अभ्यास करें। और थोड़ा सूर्य प्रकाश में जाएं। सूर्य प्रकाश में बहुत हीलिंग पावर होती है। सूर्य को प्रार्थना करें, सूर्य के साथ मित्रता करें। यू आर माई फ्रेंड, गिव मी योर हीलिंग एनर्जी। जो भी आपके जॉइंट्स हैं, जो भी डिफॉर्मिटी है, उसके ऊपर सूर्य प्रकाश पड़े और आप ये भाव करें, सूर्य की हीलिंग एनर्जी आ रही है तो मेरे जॉइंट्स जो हैं वो हेल्दी होंगे, वो नॉर्मल होंगे। अगर आप धैर्य के साथ ध्यान करते हैं, सूर्य प्रकाश को लेते हैं, K1 K2 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप दबा रहे हैं, लाल रंग लगा रहे हैं, तो आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। डाइट में मिलेट्स आपको लेना चाहिए। मिलेट्स इज़ द बेस्ट फूड। गेहूं और चावल से कई गुना अच्छा है मिलेट्स। मिलेट्स की डाइट पे आप शिफ्ट कर जाएं। गेहूं और चावल बंद करें, मिलेट्स की रोटी बनाना सीखें। 100% मिलेट्स का आटा नहीं होता, 70% मिलेट्स का आटा और 30% मल्टीग्रेन का आटा होता है। उससे आप रोटी बना सकते हैं, उसकी आप खिचड़ी बना सकते हैं, इसका आप डोसा बना सकते हैं, इसका आप खमीर, मिलेट का खमीर ले सकते हैं। खमीर फर्मेंटेशन करके किया जाता है। मिलेट्स के आइटम जितना आप लेंगे ना, हमारी बॉडी में इंटरनली हम सारा सिस्टम प्रॉपर अपने शेप में आता है। इन सभी का प्रयोग करेंगे, काफ़ी आपको लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं नीलम जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर इसी के साथ अगले सवाल पर जब बढ़ेंगे तो उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो आपने मिलेट्स बताया, तो मिलेट्स के बारे में, जैसे कि हम पहले, अभी तो हम मिलेट्स का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब पहले हमारे पूर्वज हुआ करते थे उस टाइम पर हम मिलेट्स ही ज़्यादा यूज़ करते थे, तो तब हमको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं हुआ करती थी, पेट में प्रॉब्लम्स नहीं हुआ करती थी, और भी इस तरह के डाइजेशन इश्यूज़ नहीं हुआ करते थे। तो इससे जाहिर होता है ये कि मिलेट्स हमारे लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और कितने ज़्यादा उपयोगी हैं। तो हमको क्या करना है कि मिलेट्स को भी अपने डाइट में शामिल करना है, जिससे कि हमारा जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो होती है, इनडाइजेशन की समस्या जो होती है, वो ख़त्म हो जाए, और ख़त्म नहीं तो धीरे धीरे वो कम हो जाए, और बाकी का जो कुछ परसेंट होता है वो जब आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं वो तब उस पर फ़र्क पड़ता है। तो इसी के साथ इससे रिलेटेड हमारा आज का अगला सवाल है। अगला सवाल है गोविंद चौहान जी का। इनको एब्डोमेन या फिर एपिगैस्ट्रिक पेन है और उनको माइल्ड कॉन्स्टिपेशन है। इस पर आपसे जानना चाहेंगे।
जो इपीगैस्ट्रिक पेन होता है ना, जी। हमारे स्टमक का ये एबनॉर्मलिटी है। स्टमक में ज़्यादातर एसिडिटी ज़्यादा होने से ये पेन हो रहा है। अब एसिडिटी ज़्यादा क्यों हो रही है? अब एसिड जो है, हमारे शरीर में एसिड क्यों बनता है? जो खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है उनके बैक्टीरियाज को मारने के लिए और प्रोटीन के डाइजेशन वाले एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए एसिड होता है। अब ये एसिड अगर ज़रूरत से ज़्यादा बने तो प्रॉब्लम होगी। तो हमें अपने स्टमक के पीएच को मेंटेन करना है, और पीएच को मेंटेन करने के लिए हमें फल का, सब्जियों का और मिलेट्स का सेवन करना चाहिए। अगर हम प्रोसेस्ड फूड लेते हैं तो ये हमारे पीएच को डिस्टर्ब करता है। अगर हम नॉनवेज लेते हैं तो ये पीएच को डिस्टर्ब करता है। तो आपको शाकाहारी बनना है, ये बेसिक बात है। शाकाहारी में आपको फल और सब्जियों का सेवन लेना सीखना है और मिलेट्स का सेवन करना सीखना है। जब आप मिलेट्स लेंगे ना, मिलेट्स की खमीर से या मिलेट्स के डाइट से एसिडिटी नहीं होती है। आप लेकर देखिए, एसिडिटी आपकी गायब होनी शुरू हो जाएगी, आपका पेन ठीक होना लग जाएगा। डाइट के अलावा आप वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। हम अपने इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करके जब थंब से दबाते हैं तो ये अपान वायु मुद्रा है। अपान वायु मुद्रा इपीगैस्ट्रिक पेन के लिए या गैस के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। एसिडिटी के लिए, गैस के लिए, इनफैक्ट बॉडी में कहीं भी कोई भी पेन होना, ये अपान वायु मुद्रा लगाया जा सकता है। इस अपान वायु मुद्रा का प्रयोग करें। हमारे हाथ में PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से भी हमारी एसिडिटी जो है वो कम होती है। कलाई में रिस्ट से 3 अंगुल के ऊपर जो आपको फ़ोटो दिखाया जा रहा है, इसका आप फ़ोटो खींच कर रखें और यहाँ पर दोनों हाथ में आप 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार मसाज करें। जब तकलीफ़ होती है, जब दर्द होता है, तब मसाज नहीं करना है। हर समय करते रहना है कि यहाँ की एनर्जी संतुलित रहे, ठीक रहे, एसिडिटी ना बने, एसिडिटी ना बढ़े, तब आपको पेन नहीं होगा। इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, माइल्ड कॉन्स्टिपेशन का जो आपने जो लिखा है, ये अगर आप मिलेट डाइट लेना शुरू कर देते हैं ना तो कॉन्स्टिपेशन आपको हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिलेट्स में जो फाइबर 10% काफ़ी हाई क्वांटिटी में फाइबर्स होते हैं, तो फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता। तो मिलेट्स का डाइट लेना तो सबसे इजी वे है अपने कॉन्स्टिपेशन को बंद करने का। 5 तरह के मिलेट्स होते हैं, यही 5 तरह के मिलेट्स लेने हैं। मिलेट्स की कैटेगरी में दूसरे मिलेट्स जो आते हैं उनको आप विशेष कर ना लें, कभी कभी लेना चाहिए तो अलग बात है। वो उतने फ़ायदेमंद नहीं है जितने ये 5, काफ़ी रिसर्च के बाद इन बातों को समझा गया है कि ये 5 मिलेट्स बेस्ट हैं। तो दूसरे मिलेट्स को हम ना लें, ये 5 मिलेट्स को लें, तो इससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं ठीक होती है, आप मिलेट्स शुरू नहीं कर पाते हैं या आप जल्दी चाहते हैं, तो हाथ में एक और एक्यूप्रेशर पॉइंट है LI4, हम उसको कर सकते हैं। सुबह आप जगने के बाद 1 गिलास 2 गिलास गुनगुना पानी पिए और अपने LI4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएं। LI4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने से बहुत लोगों का कॉन्स्टिपेशन बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। तो आप इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। तरीके कई सारे हैं, जो ठीक लगे, जितना आप कर सकें उतना करें, फ़ायदा ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि इनकी जो समस्या है इससे रिलेटेड बहुत सारे व्यूअर्स की समस्या होगी और उन सभी को उनके इस सवाल में उनके जवाब भी मिल गए होंगे। तो इन सभी चीज़ों को आप अपने जीवन में अपनाइए। आशा करते हैं आप बहुत जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपने डाइट में मिलेट्स को शामिल करें, ऐसे भोजन को शामिल करें जिसमें आपको फाइबर अच्छे से मिले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आज की बिजी लाइफस्टाइल के चलते हम भूल जाते हैं अपना ही ध्यान रखना, जो कि कितना ज़रूरी है ये हम सभी जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बिजी लाइफस्टाइल के चलते हम भूल जाते हैं कि हमें अपना भी ध्यान रखना है। और अपना ध्यान कैसे रखना है? अपने खान पान पर ध्यान देकर, अपनी दिनचर्या को एक अच्छी दिनचर्या में परिवर्तित कर रात में टाइम से सोकर और सुबह टाइम से उठकर। तो इन सभी बातों को जब हम ध्यान में रखते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल जो है, हमारी जीवन शैली, हमारा स्वास्थ्य, वो सब ठीक होने लग जाता है। और जितनी समस्या हम लोगों को होने लगती हैं, हमारा स्वास्थ्य जो बिगड़ने लगता है, धीरे धीरे वो सभी समस्याएं कम होने लगती हैं। और इन सभी चीज़ों को कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना है?
हमें ध्यान करना है, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो ऊर्जा हमारे शरीर में आती है और हमारा जब माइंड शून्य स्थिति में चला जाता है तो हम और चीज़ों पर बाद में अच्छे से फोकस कर पाते हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम अपने जीवन शैली को, अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बना पाएँ। इसी के साथ बढ़ते हैं सर आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, जो हमारे व्यूअर हैं उनका सवाल है, उनका कहना है कि उनको करीब 4 साल से ल्यूपस की प्रॉब्लम है। ल्यूपस की प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर का कहना है कि इसका कोई ट्रीटमेंट संभव नहीं है, कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं हो सकता, आपको ताउम्र दवाइयों पर रहना होगा। और इसके साथ ही जो हमारे व्यूअर हैं उनको इतनी ज़्यादा समस्या होने लगती है, उनके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, वो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती हैं, महिला हैं ये। और इसके साथ ही जब उनको चलना फिरना होता है, उनकी पूरी बॉडी पर पहले तो स्वेलिंग आती है, फिर पैरों में भी स्वेलिंग रहती है। और इसके साथ ही उनको यूरिन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन जाने लगता है, तो वीकनेस भी उससे उनको बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये किस तरह से इससे बाहर आ सकते हैं, किस तरह से इस बीमारी को हम आध्यात्मिक तरह से कैसे ख़त्म करें? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमें हार्ट चक्र पर काम करना है जी। सांसों पर ध्यान के साथ साथ हमने अपने हृदय चक्र पर ध्यान देना है। हृदय चक्र को संतुलित करने वाला जो म्यूज़िक है, राग दुर्गा, राग भैरव, उन संगीतों को सुनना है। ध्यान के दौरान भी सुन सकते हैं और ध्यान के अलावा भी सुन सकते हैं। हार्ट चक्र की जो क्वालिटी है, प्रेम देना, प्रेम लेना, उसको बढ़ाना है, फ्रेंडशिप को बढ़ाना है, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना सीखना है। लाइफ को एंजॉय करना हम भूल जाते हैं तो हमारे शरीर में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आता है। और जो स्वेलिंग की बात है, स्वेलिंग को कम करने के लिए K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट को करना है। हमारे पैर में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, उसको मसाज करेंगे। किडनी जब एक्टिव होगी तो स्वेलिंग नहीं रहेगी। तो K1 पर ज़्यादा काम करेंगे, दोनों K1 पे कर सकते हैं या जिस पर दर्द मिले उस पर कर सकते हैं। K1 के साथ साथ ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है हमारे घुटने के पास, हम उसको ही मसाज कर सकते हैं। ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट, स्टमक 36, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है, ये तो एक जनरल पर्सन भी अपने आप को हेल्दी रखने के लिए कर सकता है। ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से स्वेलिंग जो होती है उसमें कमी आती है, यांग ची बढ़ती है, स्टमक हेल्दी रहता है। नाम में ही ST है, यानी कि समझ जाइए स्टमक हेल्दी रहेगा तो फ़ायदा होगा। और ल्यूपस या किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के पेशेंट्स को मिलेट्स पे शिफ्ट करना ज़रूरी है। आप सीरियल बंद कर देंगे, आपको 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा और 3 महीने में आपकी बहुत सारी समस्याओं को ठीक हो जाएगा। 6 महीने में तो गारंटेड है। अगर किसी ने 6 महीने मिलेट्स ले लिया तो ल्यूपस शरीर में नहीं रह सकता, कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं रह सकता। ये इतना पावरफुल है। सिर्फ मिलेट्स को खाने मात्र से लोग अपने आप को हील कर लेते हैं। यहाँ पर तो हम हार्ट चक्र पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक्यूप्रेशर पर काम कर रहे हैं। हीलिंग क्यों नहीं होगी? हीलिंग गारंटेड है। एलोपैथी के डॉक्टर कहते हैं इलाज नहीं होगा, उनकी बातों की नाई रखिए। उनके सिस्टम में इलाज नहीं होगा, ये बात समझिए। जब उन्होंने बोला कि इलाज नहीं है, उनके सिस्टम में इलाज नहीं है। अगर हम मिलेट्स पे आते हैं, अगर हम हार्ट चक्र को एक्टिवेट करने के मेडिटेशन पर आते हैं, अगर हम K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आते हैं, हीलिंग इज़ बाउंड टू हैपन। सर इसके साथ ही ना इनको क्या प्रॉब्लम हो जाती है, इनको बहुत ज़्यादा वीकनेस भी रहती है। और इसके साथ ही क्या होता है कि जब भी इनको कोई काम करना होता है तो जैसे बैठती हैं तो स्वेलिंग का आपने बता दिया, तो स्वेलिंग के साथ ही साथ इनका क्या है कि जब आपने बताया कि मिलेट्स इनको कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन खाने का भी कुछ मन नहीं करता, तो फिर उस स्थिति में मिलेट्स को कैसे डाइट में लें? देखिए, खाने का मन जब नहीं करता है तो आप खाते तो हैं ही, थोड़ा बहुत तो खाते ही हैं, क्वांटिटी कम होगी, ये खाना तो शुरू हम करेंगे। और इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम मिलेट्स खाना शुरू करेंगे, जब हमारे गट में वो फाइबर्स जाएंगे और वहाँ पर माइक्रोबायोम जो है हेल्दी होने लगेंगे, तो भूख लगने लग जाएगी, है ना। अभी भूख नहीं लगती तो जितनी लगती है उतनी खाएं। ये मत सोचें कि मेरी भूख तो पहले थी इतने खाने की, अब मैं इतना नहीं खा पाती हूँ, क्या करूँ। जितनी भूख लगती है अभी तो आप उतना ही खाइए। भोजन को प्रार्थना करके, भोजन को प्रणाम करके, भोजन को धन्यवाद देते हुए भोजन को करें। प्रणाम करने से, धन्यवाद देने से उसकी वाइब्रेशन उसकी बढ़ जाती है।
कम क्वांटिटी में खाना खाकर भी आप अपने आप को उतना पोषण दे सकते हैं। वीकनेस की बात है तो K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से वीकनेस दूर होती है। हम और पॉइंट का सहारा ले सकते हैं। हमारी कलाई पे HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, छोटी उंगली के लाइन में कलाई पर HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसको हम मसाज करें, 2-2 मिनट के लिए हमें मसाज करना है, दिन में 3 बार। और यहाँ पर हम लाल रंग लगा के छोड़ सकते हैं। लाल रंग के लिए आलता होता है, आलता का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो स्टेशनरी स्टोर से रेड कलर के मार्कर मिलते हैं, हम उसको लगा के उसको हम 6 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। कलर थेरेपी जो है 6 घंटे के लिए होनी चाहिए, तब उसका प्रॉपर इफेक्ट आएगा, और वो दिन में ही होता है। रात में अंधेरे में कलर का क्या सिग्निफिकेंस। तो HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करेंगे, K1 पे पॉइंट काम करेंगे तो कमज़ोरी दूर होगी ही। और राइट फूड चाहिए। खाना, भूख नहीं लग रही है, खाने मन नहीं कर रहा है, खाना शुरू करेंगे तो भूख लगने लग जाएगी। भूख बढ़ाने के लिए हम अपने पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम कर सकते हैं। वहाँ पर हम लाल रंग या पीला रंग लगा के रख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पॉइंट हो रहे हैं, मैं ज़्यादा पॉइंट एक बार में नहीं बताना चाहता, K1 हो गए, HT36 हो गया, HT7 हो गए, इस पॉइंट पे आप सिर्फ कलर थेरेपी कीजिए, मसाज ही मत कीजिए। आप यहाँ पे लाल रंग या पीला रंग लगाइए। एक दिन लाल रंग लगाइए, एक दिन पीला रंग लगाइए। जो लाल रंग है वो स्वेलिंग को कम करेगा, और जो पीला रंग है वो भूख को बढ़ाएगा। कलर थेरेपी में कि कहीं कहीं पर 2 कलर में बताता हूँ, तो उसके पीछे सिग्निफिकेंस है, पर्पस है। पीला रंग जो है वो पैंक्रियाज को मजबूत करेगा, भूख बढ़ेगी, और लाल रंग जो है वो इन एनर्जी को कम करेगा, स्वेलिंग को कम करेगा। कलर थेरेपी, मेडिटेशन, मिलेट डाइट, हीलिंग इज गारंटेड। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और इन सभी चीज़ों को आप अपने लाइफ में अपनाएं, जिससे कि आपकी समस्या जो है, जो डॉक्टर्स ने आपको कहा है कि इस समस्या का, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जैसे कि डॉक्टर रंजन ने कहा कि 6 महीने का वक्त लगेगा आपको, और आपकी जो बीमारी है ल्यूपस जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप अपने जीवन में अपनाएं, मिलेट्स का ध्यान रखें, मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल करें, ध्यान करें, अफर्मेशंस करें। आशा करते हैं कि आप जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। सर, इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है प्रेमजीत कौर जी का। इनका कहना है कि इनका बेटा है जिसका एक्सीडेंट हो गया था, उनके दिमाग पर गहरी चोट आई है, जिसकी वजह से वो 2 साल के पहले की बातें उनको याद नहीं हैं, और जिस वजह से वो बहुत चिड़चिड़े भी हो गए हैं, और उनकी आदतों में काफ़ी बदलाव भी आया है जो इनको परेशान कर रही हैं। तो इस पर आपसे व्याख्यान चाहेंगे। यहाँ पे एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सवाल भेजते हैं परमजीत जी, सवाल जहाँ पर अब सिर पे चोट लगी है ना, ये एक गंभीर मामला है। तो भले 2 साल पुरानी चोट है या जो इतनी भी पुरानी है, आपको उसका रिपोर्ट या जो फाइनल रिपोर्ट होता है उसका मेन फ़ोटो, मेन रिजल्ट आपको भेजना चाहिए, तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाते और उसका इलाज कर पाते। हमारी टीम ने आपसे संपर्क किया लेकिन फ़ोन नहीं उठा और आपसे जानकारी नहीं दे पाए। तो थोड़ा सवाल जब भेजते हैं समझिए कि कौन सी बीमारी कितनी गंभीर है और किस में रिपोर्ट की ज़रूरत है। आप जो समझ रहे हैं उसके अलावा भी कुछ माइन्यूट पॉइंट होते हैं। तो पूरा एग्जैक्ट जवाब तो यहाँ पर नहीं संभव है, आपके रिपोर्ट नहीं होने की वजह से। लेकिन आपने जो ये बात लिखी है चिड़चिड़ापन, उसके लिए हम समझ लेते हैं। देखिए, चिड़चिड़ा कोई आदमी तब होता है ना जब उसकी हार्ट की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। हार्ट की एनर्जी को ठीक करने के लिए हम अपने हार्ट मेरिडियन पे काम कर सकते हैं। हार्ट मेरिडियन में टोटल 9 पॉइंट है, और इन 9 पॉइंट में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है 7 नंबर, और 7 नंबर के बाद है 5 नंबर। तो हम HT7 का मसाज करें और HT5 का मसाज करें, और इस जगह पर ये 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट यहाँ पे होता है, 7, 6, 5, 4। हम इनका मसाज करते हुए हम यहाँ पर लाल रंग लगा के छोड़ दें। बाएं में अधिक करना है, दोनों तरफ करना है, मसाज करना है और कलर लगाना है HT7 पे और HT5 पर। मसाज करने के साथ साथ आप अपने ध्यान से जब 1 घंटे ध्यान के बाद जब आप ध्यान से बाहर आ चुके हैं, तो आप ऐसे कल्पना करें कि आप अपने बेटे के पास हैं और अपना हाथ आपने उसके हार्ट पर रखा हुआ है। 5 मिनट हार्ट पर और 5 मिनट सिर पर, क्योंकि सिर में चोट लगी है, सिर पर आपने हाथ रखा हुआ है। और फिर से आप मेडिटेशन करें। अपने ओरिजिनल मेडिटेशन में कटौती ना करें।
एक्स्ट्रा मेडिटेशन में बैठना है इस बार एनर्जी भेजने के लिए। आप कल्पना करेंगे कि आप अपना हाथ अपने बेटे के हृदय पर रखे हुए हैं, आपके हाथों से जो मेडिटेशन की एनर्जी है वो निकलकर उसके हार्ट में जा रही है, उसका हार्ट जो है वो हेल्दी हो रहा है। वैसे ही उसके ब्रेन पर, उसके सिर पर हाथ रखे हुए हैं आप, और आपके हाथों के माध्यम से डिवाइन एनर्जी उसके ब्रेन में जा रही है, उसका ब्रेन हेल्दी हो रहा है। 5 मिनट अपने नॉर्मल मेडिटेशन से अलग अगर आप देते हैं, दिन में 2 बार दे सकते हैं, 2 बार दें बेस्ट है, नहीं तो दिन में 1 बार दें, तो इससे भी बदलाव आना शुरू होगा। हम एनर्जी को ट्रांसमिट करके, एनर्जी को ट्रांसफ्यूज करके बहुत कुछ बदल सकते हैं। ये करना आप शुरू करें, आपको कुछ लाभ तो होगा, और अपना रिपोर्ट भेजें तो फिर इस पर डिटेल में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए। और प्रेमजीत कौर जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप सवाल भेजें, और भी हमारे जो व्यूअर्स हैं, जब भी वो अपने सवाल भेजें तो पूरे सवाल भेजें। जहां पर रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे गंभीर मामला इनका था कि इनके जो बेटा है उनके सिर में चोट थी, जिसकी वजह से वो 2 साल पहले की चीज़ें भूल भी चुके हैं। तो इतनी गंभीर समस्याओं में आप रिपोर्ट्स भी हमें भेज सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप हमें रिपोर्ट भेजिए जिससे कि डॉक्टर साहब आपकी समस्याओं का और बेहतर तरह से और अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन दें और जवाब दे सकें आपके सवाल का। इसी के साथ प्रेमजीत कौर जी, आप अपनी रिपोर्ट हमें भेजिएगा, अपने बेटे की रिपोर्ट हमें भेजिएगा, जिससे कि हम उसका सवाल उस सवाल को एक बार फिर से लेकर आपको जवाब उसका दे पाएँ। इसी के साथ सर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है निशा जी का। इनको 10 साल से रिमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। सिचुएशन इनकी पहले से अच्छी है ऐसा इनका कहना है, लेकिन इनके जो हाथ की फिंगर्स हैं वो डिफॉर्मेशन होना उसमें शुरू हो गया है, और इनके लोअर बैक हिप बोन में ज़्यादा दर्द होता है। उस पर कोई सजेशन चाहती हैं आप? अभी जो हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सवाल लिया, उसमें जो बातें बताई गई जी, वो सभी इनको भी करना है। हृदय चक्र पर ध्यान करना है, सांसों पे ध्यान के साथ साथ। सांसों पर ध्यान जो है वो नॉर्मल, हम उसे बंद नहीं करेंगे। हृदय चक्र को हम एक्टिवेट करें, हृदय चक्र का म्यूजिक सुने, खुश रहना सीखें। हृदय चक्र को एक्टिव करने के लिए हम लाल रंग और हरे रंग का प्रयोग करें। जो हृदय चक्र का जो कलर है वो ग्रीन कलर है और पिंक कलर है। तो अगर हम अपने घर में पिंक कलर का, ग्रीन कलर का, रेड कलर का अधिक प्रयोग करते हैं तो जो हम देखते हैं उससे हमारे भीतर भी बदलाव आता है। खुश रहना सीखना है। और अगर आपको बैक की प्रॉब्लम है तो हम किडनी के एक्यूप्रेशर पॉइंट पे जाते हैं, K1 और K7 इस पर काम करेंगे। खासकर K7 आप दबा कर देखिएगा, जहाँ पर ये दूसरे से दबाएंगे ज़्यादा अच्छा है। K1 पर और K7 पर। K7 जो है आपको चित्र दिखाया जा रहा है, इसका फ़ोटो खींच के आप रखें और इस पर अच्छे से काम करें। K7 जो है एंकल से 2 अंगुल ऊपर है, तो वहाँ पे अगर दर्द मिलता है तो K7 में मसाज करना है, और K1 पे भी आप मसाज करके देख सकते हैं, दर्द मिले तो करना है। K1 और K7 ये दोनों अगर पेन फ्री हैं, अगर यहाँ की एनर्जी नॉर्मल है तो बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमने आर्थराइटिस पे पूरा एक एपिसोड बनाया है, उनको पूरा देखें और उसमें जो जो बातें हैं उसको अच्छे से फॉलो करें। देखिए, जितना अच्छे से आप फॉलो करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आप पाएंगे। आपको मिलेट्स में बदलाव लाना है, अपने भोजन में बदलाव लाना है। मिलेट्स खाएंगे तब होगा। हमने वीडियो देख रखा है और हम मिलेट्स अभी खाना शुरू नहीं कर रहे हैं तो फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। तो जो बातें आप सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तब चेंजेज आएंगे, और ज़रूर चेंजेज आएंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत अच्छी प्रोग्नोसिस नहीं है मेडिकल में, लेकिन इधर इस स्पिरिचुअल थेरेपी में, एनर्जी मेडिसिन में तो इम्प्रूवमेंट हम काफ़ी एक्सपीरियंस करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के जवाब के लिए, और आशा है कि हमारे व्यूअर्स आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल रहे होंगे, और जिनको सवालों के इनके जवाब नहीं मिल रहे हैं वो चिंतित ना हो, उनके सवालों के जवाब हम आपको इस कार्यक्रम के अगले एपिसोड में देंगे। तो डॉक्टर साहब, आज के लिए सवालों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है, लेकिन जैसे कि हम हर एपिसोड में आपसे जानते हैं कि एक टिप हम आपसे पूछते हैं, तो आज के एपिसोड की क्या टिप हमें देंगे? एक छोटी सी कोई टिप दे दीजिए जिससे कि हमारे व्यूअर्स उसे अपने जीवन में आत्मसात करें और एक हेल्दी लाइफ की ओर अग्रसर हों। ओशो के माध्यम से मैंने सीखा कि हमारा पेट स्माइल करे। जीवन में तो मुस्कुराने का महत्व है,
जितना हम मुस्कुराएंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे। तो मुस्कुराने की जो कला है ना, एक कला है कि आपकी इंटरनल ऑर्गन्स, जो भी ऑर्गन आपको ठीक करना है, आप ये भाव करें, आंखों को बंद रखते हुए भाव ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। मान लीजिए आपको किडनी की समस्या है, मेरे दोनों किडनी मुस्कुरा रहे हैं। किडनी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक बार गूगल पे जाकर देख लें, किडनी कैसा होता है। चाहे तो आप एक बार फ़ोटो भी बना लें ताकि आपको अच्छा से समझ में आ रहे, याद रहे। मेरा किडनी मुस्कुरा रहा है, मेरा लीवर मुस्कुरा रहा है, मेरा पैंक्रियाज मुस्कुरा रहा है, मेरा स्टमक मुस्कुरा रहा है, मेरा हार्ट मुस्कुरा रहा है। अगर आप चाहें तो सभी मुख्य ऑर्गन का कर लें, नहीं तो जो आपकी कंसर्न ऑर्गन है उसे वैसा एक ऑर्गन या 2 ऑर्गन का कर लें। अगर स्माइलिंग मेडिटेशन, इनर स्माइल, ऑर्गन स्माइल मेडिटेशन अगर आप करते हैं, 2 मिनट के लिए करें। ज़्यादा देखिए, कोई भी टेक्निक में ना समय बाद में सेकेंडरी फैक्टर है। अगर आप कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगने लगेगा, तो आप खुद ब खुद इसमें टाइम ज़्यादा देंगे। 5 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन 2 मिनट तो हम समय दें। और 2 मिनट कभी भी हम कर सकते हैं। कभी भी कोई खाली समय है, आंख बंद कर सकते हैं, तो आप ऑर्गन स्माइल करें। ऑर्गन स्माइल करना उस ऑर्गन को हील करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। हर रोग को, हर ऑर्गन को, बीमारी है तो कोई ना कोई ऑर्गन तो प्रभावित होगा ही, और हमारे इंटरनल ऑर्गन प्रभावित होंगे। अगर बाहर की चीज़ें हैं, अगर स्किन की चीज़ें हैं, तो हमारा लंग का, हमारे लीवर का कनेक्शन है। अगर हमारी आँखों की चीज़ें हैं तो हमारे लीवर का कनेक्शन है। अगर सरफेस का कोई इशू है तो भी वहाँ पे इंटरनल ऑर्गन पे ही जाना है, क्योंकि मुख्य रूप से ऊर्जा तो हमारे भीतर होती है और फिर वो बाहर सरफेस के लेवल पे आती है। तो इनर स्माइल, ऑर्गन स्माइल, स्माइल मोर, मुस्कुराना सीखें। जितना मुस्कुराएंगे उतना आप हेल्दी रहेंगे। इसको नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जीने की कला आ जाए, मुस्कुराने की कला आ जाए, रोग आपको आपके जीवन में नहीं आएगा। इसका आप अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो लास्ट का जो मैसेज दिया वो तो इतना अमेजिंग था। मैं क्या ही बताऊं कि हमें मुस्कुराना है, क्योंकि जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी पॉजिटिव हो जाता है। Yes. और बाकी सारी चीज़ें तो वो पॉजिटिव वातावरण से ही, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट होना शुरू हो जाती हैं और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होने लग जाता है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स बढ़ने लगती हैं, तो हमारा माइंड लेवल जो है वो और ज़्यादा खुश रहने लगता है और हमारा शरीर पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। Q&A सेशन में हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। तो यदि आपकी फिर भी कोई समस्या है और यदि आपके सवालों के जवाब आपको आज के एपिसोड में नहीं मिले हैं तो घबराइए मत और ना ही परेशान होइए, क्योंकि Q&A सेशन में, यानी कि डॉक्टर से पूछो के Q&A सेशन में अगले शुक्रवार को आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। और यदि आपको और भी कोई सवाल हैं, आपकी स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या है, तो आप हमें व्हाट्सएप करना अपना सवाल ना भूलें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके टीवी स्क्रीन्स पर फ्लैश हो रहा है। आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेजें। जब भी अपने सवाल भेजें, अपना नाम, अपनी उम्र और आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपको बीमारी है, उसे मेंशन करने के साथ साथ उस बीमारी में आपको तकलीफ क्या हो रही है ये मेंशन करना ना भूलें। और इसके साथ ही यदि आपको कोई स्किन इशू है, स्किन से रिलेटेड कोई इशू है, तो स्किन प्रॉब्लम ना लिखने के बजाय उसमें आपको स्किन में क्या प्रॉब्लम हो रही है वो ज़रूर मेंशन करें। और यदि कोई गंभीर समस्या है और कोई गंभीर एक्सीडेंट या इस तरह का कुछ है, तो उसकी रिपोर्ट्स भेजना हमें ना भूलें, क्योंकि आपके सवालों के जवाब देना हमें लगता है कि हमारा धर्म है, जिससे कि हम आप तक आपकी एक छोटी सी मदद करना हमारे लिए बहुत बड़ा ये कार्य है। और हमें लगता है कि हम ये कार्य निरंतर करना चाहते हैं, लेकिन हम ये कार्य और अच्छे से तभी कर पाएंगे जब आप अपनी डिटेल्स पूरी तरह से हमें देंगे। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।